गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है उसमें जो सेकंड पार्ट है मेडिवल यूरोप, इसे हमने हाफ रीड कर चुके थे। हम आज हम डीमेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब हमें फेडरलिज्म की डीमेरिट्स पढ़ना है। ठीक है, फेडरलिज्म के जो डीमेरिट्स हैं, मतलब जो अवगुण है वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, देयर वर द फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमें नीचे दे रखे हैं फेडरलिज्म के जो डीमेरिट्स है, जो अवगुण है उसके। फर्स्ट वाला है इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस। फेडरल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। लॉर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्लॉयट द पीजेंट्स वेरी मच। अब जो उनका न्याय का तरीका था वो क्या था? गलत था, मतलब वह अन्याय करते थे। सेकेंड देखिए, एब्सेंस ऑफ नेशनल कंसिस्टेंस एंड सेंस ऑफ यूनिटी। इन फेडरलिज्म पीपल were loyal to the feudal lords instead of the king, hence there was very little national consciousness and sense of unity। अब सेकंड वाला क्या है? जो उनकी नेशनल कंसिस्टेंस और उसकी यूनिटी रहती है वो क्या रहती थी? एब्सेंस, मतलब उनमें यूनिटी नहीं थी और उनकी जो नेशनल कंसिस्टेंस थे वो भी नहीं थे। ठीक है, तो उसके कारण ये भी क्या था? उनका एक अवगुण था। अब थर्ड वाला देखिए, वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। In the absence of political unity, the central authority was weak as Lord became so powerful that they even ignored the king and refused to obey him। अब देखिए आप थर्ड वाला क्या है? जो उनकी सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, जो उनकी केंद्रीय अथॉरिटी क्षमता, वो क्या थी? बहुत ही कमज़ोर थी। रिवॉल्ट्स, फोर वाला क्या है? रिवॉल्ट्स मतलब विद्रोह हुए। द किंग हैड नो आर्मी। व्हेन द किंग फाउट अ वार ही कुड डिमांड मिलिट्री असिस्टेंट फ्रॉम हिज वैसल्स, दस द फेडरलिज्म गिव बर्थ टू रिवॉल्ट्स। अब क्या थे? वहाँ पर कोई भी आर्मी वगैरह नहीं थे और वहाँ पे क्या थे? युद्ध हो रहे थे। उसके कारण क्या हुआ था? जो रिवॉल्ट था वो रिवॉल्ट के कारण बन गए। ठीक है, मतलब जो विद्रोह हुए वहाँ पर। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखिए, पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड पीसेंट्स owing to the excessive exploitation of the farmers and peasants, their condition worsened day by day। अब जो वहाँ की जो कंडीशन थी फार्मर की, वो क्या थी? बहुत ही गरीब थी, बहुत ही बेकार थी। डेवलपमेंट ऑफ लग्जरीज लाइफ। फेडरल लॉर्ड्स वर लिविंग अ लग्जरीज लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स एंड पीसेंट्स। अब जो लग्जरी लाइफ है, मतलब जो शान शौकत वाली लाइफ वहाँ पर डेवलप्ड की गई थी। स्ट्रगल बिटवीन चर्च एंड लॉर्ड्स। Church was a powerful entity in the medieval period, while the economic was controlled by the Lord. Therefore, there was continuous conflict between both of them in order to show their supremacy। अब क्या हुआ था? जो उनके चर्च है, चर्च वाले भगवान और जो लॉर्ड, उनमें क्या हुए थे? संघर्ष हुआ था उनके बीच, मतलब उनके बारे में मतलब भेदभाव हुआ था। तो 8 वाला देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। Feudal lords would usurp the hard-earned money of the farmers. Therefore, the wealth concentrated in the hands of the lords, resulting in unequal distribution of wealth in the society। अब 8 वाला पॉइंट क्या है आपका? जो वेल्थ थे, जो उनका पास धन था, वो क्या था? अनइक्वल, मतलब इक्वल बांटा नहीं गया था, मतलब किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, इस तरीके से भेदभाव किया गया वहाँ पे। ये भी क्या था? एक अवगुण था उनका। अब देखिए, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड सिटीज़। विद द इमर्जेंस ऑफ फेडरलिज्म देयर बिगेन द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड सिटीज़। फेडरलिज्म वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, सो द प्रोडक्शन वॉज ओनली फॉर द लोकल कंजप्शंस। अब देखिए 9 वाला पॉइंट क्या है? जो व्यापार था वहाँ की और जो सिटीज़ थी, वहाँ की शहर था, वो क्या हुआ था? उनका पतन हो गया था। ठीक है, ये भी उसका क्या कारण था? एक अवगुण था उसका, फेडरलिज्म का। 10 वाला देखिए, बैड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। Most of the Europe was organized into units of land called manors. This manors was owned, ruled by the lords, by the church. The lord lived luxury in a fortified castle located in the center of the manor. Land was cultivated by the laborers called serfs. The lords did not anything for the betterment of agriculture, and the serfs was the largest and lowest social group। अब 10 वाला पॉइंट क्या? बैड कंडीशन। जो कृषि है वहाँ पर, उसकी क्या थी? बहुत ही बेकार हालत थी। ठीक है, ये भी वहाँ का एक अवगुण है। अब देखिए, डीमेरिट्स तो हमारे कंप्लीट हुए। इसके आगे देखिए आप, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। जो नेशन स्टेट्स है, राष्ट्रीय जो स्टेट्स है, उसके क्या इमरजेंस क्या थे?
Feudalism divided the European society into small groups around 1400 AD. However, feudalism began to decline in the Europe and the new development starting taking place in the social, economic and political spheres. This brought a new kind of relationships between the individual and his state. Thus, a new concept of a nation emerged as a result of self-consciousness and togetherness among people. अब क्या हुआ था, फेडरलिज्म को डिवाइड किया गया था छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है, कब 1400 AD में, और फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट किया गया अलग अलग तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्पेयर्स में, ठीक है। और ये न्यू जो रिलेशनशिप उनके बीच में हुआ था, स्टेट्स के बीच में हुआ था, और न्यू जो कॉन्सेप्ट था नेशन, वहाँ का रिजल्ट क्या था, सेल्फ कॉन्शियस और एक साथ जो पीपल्स टुगेदर एक साथ वर्क करते वो। By the 11th century, several independent sovereign states appeared in Europe. These states were governed by the king and their ministers. They posed at least in basic form most of the social and political organs of modern Holland, Portugal, and England, the territories of modern Germany, Prussia, Russia, Australia had formed the Holy Roman Empire with its many semi-independent states in the Scandinavia, Denmark, Norway, Sweden and Russia. Also similar process of state building and was taking place. और यहाँ पे क्या इसमें मॉडर्न टेरिटरीज भी है, जैसे जर्मनी, रूसिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो यहाँ की कला थी वो उसमें पढ़ेंगे हम। अब पुराने जो मध्यकालीन का जो समय था उसमें जो आर्टिस्ट थे वो पेंटिंग्स बनाते थे, हाईलाइटिंग, नॉन ह्यूमन जो फिगर्स थे वो सब वो बनाते थे, उनकी क्या थी, ये कला थी। और जो आर्किटेक्चर की फील्ड में उसके क्षेत्र में क्या बनाते थे, क्षेत्र में जो पब्लिक बिल्डिंग्स रहती थी ये सब उसमें अडॉप्ट किया जाता था। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो चरित्र फीचर्स क्या है इसके, बहुत सारे पॉइंटेड है, जैसे आर्क, लार्ज विंडोज़ बनाई जाती थी, स्टैंड ग्लास, एक्सटर्नल बिल्ड, बर्ड ट्रीज, ये सब यहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है। और इसका जो टावर है वो कहाँ, इटली में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ ऑफ द मेडिवल यूरोप, जो मध्यकालीन यूरोप था उसकी सिटी शहर। अब यहाँ पे 11th सेंचुरीज़ में क्या हुआ था, जो व्यापार है, जो कॉमर्स, वाणिज्य, उसका ग्रोथ हुई थी, मतलब उसमें वृद्धि हुई थी, बढ़ता गया था वो बहुत सारी सिटीज़ में। और इसमें मर्चेंट्स, ट्रेड्स, क्राफ्टमैन्स, इनका भी ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ठीक है। जो शहर में इनकी लाइन भी बनाई गई थी, और जो फार्मर्स है वो ट्रांसपोर्ट करते थे किसमें, क्राफ्ट्समैन में। जो एग्रीकल्चर से वो प्रोडक्ट्स भी इसमें सेलिंग की जाती थी, मतलब बेचे जाते थे, वो जो प्रोडक्शन इसमें बढ़ता गया। और जो इसका ट्रेड और जो कॉमर्स, जो व्यापार और इसका वाणिज्य दोनों भी बढ़ते गए, और जो इसकी पॉपुलेशन उसके कारण भी जनसंख्या बढ़ती गई सिटीज़ में। और इसी तरीके से जो हमारी सिटीज़ है, यूरोप है, यूरोप की सिटीज़ है वो किस पे डिपेंड होती गई, ट्रेड पर डिपेंड होती गई, ठीक है। आज की क्लास में जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, जो मेडिवल यूरोप है, ये आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे।